नीरज सर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए, कर लें। यस सर, डन। यस सर। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई होप आपने पवन सर का सेशन बहुत एंजॉय किया। तो ये फर्स्ट टाइम है कि मतलब काफी कम बार होता है कि इतने क्वालिफाइड पर्सन आपको आके पढ़ाते हैं एंड बहुत सर को बोलना पड़ा था कि सर आइए, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सीबीएसई 11 से ही लोग आपको सुनना चालू करें ताकि उन्हें एक नया इंस्पिरेशन मिले या नया गोल मिले, वो लोग कुछ अच्छा अचीव कर पाए। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं भी अपना एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो बेसिकली आप लोग मैच में हो या नहीं हो वो मुझे सुनने के बाद डिसाइड करना, तब तक के मैं डिसाइड कीजिए। तो सर मेरा स्क्रीन आ गया होगा आपके सामने? यस सर। आने का है वैसे? यस। तो बेसिकली सर ने थोड़ा बहुत मेरे बारे में बताया, मैंने सुना था बीच में। तो इवन आई हैव डन CA DSA एंड BBA, और मैं 21 की एज में CA बन गया था। अब सिर्फ एक पवन सर है पूरे इंडिया में जिनकी हर एग्जाम में रैंक्स आए, बाकी सबका एक बार दो बार आता है, या बहुत हो गया तो 3 बार। 3 वाला भी शायद एक आधा दो कोई लोग होंगे, सर का 6 बार आया है। मेरा कभी नहीं आया। आई जस्ट मिस माई ऑल इंडिया रैंक्स एवरी टाइम विद फ्यू मार्क्स। बट यस, हम लोगों ने मिलके बहुत लोगों को हेल्प किया है टू इन अचीविंग ऑल इंडिया रैंक्स, क्योंकि अब वो जो हम गलती कर चुके हैं, यानी स्पेशली मैं जो गलती कर चुका हूँ, पता है कि हमने क्या क्या मिस किया था, क्या क्या अच्छे से करना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ अक्रॉस ऑल द लेवल्स। तो मैं मैथ्स बेसिकली पढ़ाता हूँ यहाँ भी CA फाउंडेशन में, साथ में स्टेट बोर्ड में भी पढ़ाता हूँ, स्टेट बोर्ड का 11th एंड 12th, और साथ में CBSE का 11th एंड 12th। एंड दिस ईयर आई एम वेरी हैप्पी। द रीजन इज अभी तक के स्टेट बोर्ड में साइंस का मैथ्स और कॉमर्स का मैथ्स अलग अलग था। तो साइंस वाला मैथ्स अलग था स्टेट बोर्ड में, कॉमर्स में जो मैथ्स था वो कमर्शियल मैथ्स था, यानी अप्लाइड मैथ्स, जो कि CA की एग्जाम्स में, MBA के एंट्रेंसेस में, बैंकिंग के एग्जाम में, रियल लाइफ में, इंटरव्यू क्वेश्चंस में हर जगह काम आता था। मगर दिस वाजंट द केस इन केस ऑफ CBSE। CBSE में जब मैं 2005 से 2007 के बीच में 11-12 किया था, तब हमारे टाइम पे ना मैथ्स के 3 सेक्शन हुआ करते थे। हमारे टाइम मैथ्स के देयर यूज्ड टू बी 3 सेक्शंस। आपको बताता हूं कौन से 3। तो 3 सेक्शंस थे। पार्ट ए जो कि साइंस एंड कॉमर्स दोनों का अप्लाई होता था, पार्ट बी था जो कि साइंस वालों के लिए था, पार्ट सी था जो कि कॉमर्स वालों के लिए था। तो कॉमर्स वाले ये 2 चीज पढ़ते थे, बट समहाउ आई एंडेड अप इनटू इन द साइंस स्ट्रीम, तो मैं ए और बी पढ़ के आया हूँ। एंड अभी तक के उस साल के बाद, मतलब पवन सर मेरे 1 साल जूनियर थे, उस साल के बाद से सी हट गया था, सेक्शन सी, विच वाज अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेक्शन। तो अभी तब से अभी तक के पीछे, मतलब तब से केवल कोर मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री वाला इंजीनियरिंग का मैथ्स, वो साइंस और कॉमर्स दोनों में था। एंड यस, वो कॉमर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं था, ओनली 30-35% वाज बेनिफिशियल। बट इस साल CBSE ने अच्छा डिसीजन लिया। तो पहले का जो मैथ्स का सब्जेक्ट था, एक सेकंड स्क्रीन चला गया है, हाँ, पहले का जो मैथ्स का सब्जेक्ट था दैट यूज्ड टू बी 041, जिसे हम कहते थे कोर मैथ्स CBSE में, और इस साल से आ गया 041 जिसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है और क्यों है, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज। बेसिकली वही बताने वाला हूं ताकि आप लोगों को एक अंदर से फीलिंग आए कि आप क्यों पढ़ रहे हो। एंड जो लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया होगा करना चाहिए कि नहीं, उनको भी एक अच्छी हेल्प मिलेगी करना चाहिए कि नहीं। हाँ, मेरा बस चले तो मैं तो सबको पकड़ पकड़ के रहा हूं कि अप्लाइड मैथ्स तो छोड़ना ही मत, क्योंकि इट इज दैट वेरी गुड। तो मैं आपको चैप्टर्स के नाम, इंडेक्स वगैरह भी दिखाऊंगा, डिफरेंस क्या है दोनों में वो भी बताऊंगा। एंड ये भी बताऊंगा कि हाउ इट इज अप्लाइड, एक छोटा छोटा हर चैप्टर का एग्जांपल देके। आज सिर्फ इतना करूंगा मैं, और फिर नेक्स्ट क्लास से मैं बेसिक्स चालू करूंगा। पवन सर ने तो बताया होंगे इनिशियली आपके 2-2 सब्जेक्ट रोज होंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आपके सब्जेक्ट्स बढ़ाते जाएंगे, 2 घंटे का 3 घंटे जल्दी करेंगे। एक बार आपकी कैपेसिटी, बहुत दिन से आप लॉकडाउन में बैठे थे अकेले फ्री, तो धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे हम लोग। तो यस, ये है अप्लाइड मैथमेटिक्स जो 241 कोड। अभी तो इसका बुक भी नहीं आया है, अदरवाइज आई विल बी प्रोवाइडिंग यू माय नोट्स। जैसे ना ये हमारे CBSE 12th के नोट्स है, तो उनको जो नोट्स दिया है उसके प्रॉपर क्वेश्चंस बन गए हैं, हर पेज पे एक क्वेश्चन होता है, यही पे हम सॉल्यूशंस बनाते हैं सारे क्वेश्चंस का, क्वेश्चन भी यही दिखता है, आंसर भी यही पे, और साथ में बुक भी होती है। मगर अप्लाइड मैथमेटिक्स का अभी तक के NCERT का बुक भी नहीं आया है। बट देन सेम सिलेबस आपका, ये भी डिफरेंशिएशन है, बट देन अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेम सिलेबस स्टेट बोर्ड में है।
आप इंडेक्स देखोगे तो दोनों का एग्जैक्ट मैच करता है। एंड स्टेट बोर्ड का हम लोग कई सालों से पढ़ा रहे हैं, स्टेट बोर्ड में करीबन 3-4 साल से वो मैथ्स है और मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब से वो आया है। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द बेस्ट थिंग हैपनिंग इन सीबीएसई कि आपको अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स मिला है। नहीं तो अभी तक के कॉमर्स सीबीएसई वाले थोड़ा सा इस पार्ट में पीछे रह जाते थे, क्योंकि ना आपको पता होगा कि 10th में क्या, जिसको मैथ्स पसंद था उसे तो डेफिनेटली ये करना है। मतलब दिस कोर मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंस बता दूं दोनों में। कोर जो पहले था और अभी जो है वो है अप्लाइड मैथ्स। तो ऐसी गाइडलाइंस है एनसीईआरटी की और सीबीएसई की कि जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं केवल वो, या जो एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं केवल वो कोर मैथ्स में जाए। अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हो, अगर आप सीए बनना चाहते हो, आप इकोनॉमिक्स की डिग्री परस्यू करना चाहते हो, रादर कॉमर्स एंड आर्ट्स का कोई भी कोर्स, तो यू शुड गो फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा डॉक्टर्स ने भी ये चीज पढ़नी चाहिए। आप इंडेक्स देख के समझ जाओगे कि क्यों पढ़ना चाहिए उन्होंने। तो इट शुड बी देयर एवरीवेयर। अब बस एक क्वेश्चन बहुत लोगों का रह गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैसा। तो मेरा भाई और बहन है हनी बत्ता एंड रक्षा बत्ता, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दोनों भी इकोनॉमिक्स का कोर्स परस्यू कर रहे हैं। दोनों ने सीए का फर्स्ट एग्जाम दिया था और उसके बाद वो लोगों ने सीए क्विट किया, वो लोग इकोनॉमिक्स परस्यू कर रहे हैं। तो वो लोग भी सीबीएसई 11-12 कॉमर्स से किए थे। पवन सर, मैं, मेरे सभी भाई बहन, हम सब भवन सिविल साइंस में पढ़े हैं। मैं साइंस में था, ये सब लोग कॉमर्स में थे। तो उन्होंने कोर मैथ्स पढ़ा, मगर उनको भी कोर मैथ्स बहुत ज्यादा काम नहीं आया। अभी वो लोग ने वहां जाके वापस से ही अप्लाइड मैथ्स पढ़ा। जो उनको इकोनॉमिक्स में चैप्टर्स है वो भी 1-2 चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो बेसिकली कोर मैथ्स से क्या हटा है, यहाँ से आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री गायब कर दिया, क्योंकि वो कॉमर्स में काम ही नहीं आता। पूरा ट्रिग्नोमेट्री गायब किया। अब कुछ चैप्टर ऐसे थे, जैसे कि एक चैप्टर था डिफरेंशिएशन नाम का, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी सम्स आते हैं और नॉन ट्रिग्नोमेट्री के भी आते हैं। तो यहाँ पे आपका, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हट चुका है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से हट चुका है। ट्रिग्नोमेट्री एकदम जीरो कर दिया, कोर में था और अप्लाइड से हट चुका है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन का केवल नॉन ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट पढ़ना रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट यहाँ से भी गायब हो चुका है। तो जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री थी, इनवर्स फंक्शन, आपको तो पता भी नहीं होगा क्या क्या था, बट 10 के एंगल से बताओ तो आपने वहां पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, जिनका स्टैंडर्ड मैथ्स रहा होगा। बेसिक मैथ्स वालों का तो बढ़िया, तब भी काम नहीं था, आगे भी काम नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स, वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल, ये सब जो सिर्फ इंजीनियरिंग एंड एमएससी मैथ्स में काम आते हैं, केवल वो चैप्टर्स हैं जो अभी आपके हट चुके हैं। एंड यस, कुछ चैप्टर्स है जो कोर में थे, जैसे कि मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, सेट्स वगैरह, वो अप्लाइड में अभी भी रहेंगे। तो अराउंड 30% पोर्शन सिमिलर है, बाकी पोर्शन आपका चेंज हो गया। तो आई होप आप एक बार चाहोगे कि मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं इसी का। दिस आर द चैप्टर्स, दिस इज द न्यू सिलेबस। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि मैथ्स कहां कहां काम आने वाला है। आपको ध्यान से सुनिएगा, आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग चैट में देख सकते हो, मैं मीनवाइल वो सब भी आपको आंसर करते जाऊंगा। तो कहां कहां काम आता है, देखो मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूं। मेरा मैथ्स अच्छा था, इसलिए मैं सीए में आया था, मगर सीए में मैथ्स अच्छा होना कंपलसरी नहीं था। बट सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विथ व्हाई मैथ्स इन लाइफ। आपको कभी मन में आया नहीं होगा कि हम मैथ्स पढ़ क्यों रहे, क्या काम आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। बहुत लोग मॉर्निंग में, सुबह सुबह, मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? 1-2 लोग कंफर्म करेंगे? ऐसा फील आता है कि हाँ भाई लोग सुन रहे हैं? यस, ओके, थैंक यू बात, ओके गुड। तो होता क्या है, यस आई गॉट इट। तो होता क्या है, बहुत लोग ना सुबह मॉर्निंग में ना रनिंग के लिए जाते हैं। बहुत लोग सुबह मॉर्निंग में रनिंग के लिए जाते हैं, मगर वो लोग कभी रेसिंग नहीं जीते। इनफैक्ट मैंने इतना स्पोर्ट्स खेला, मैंने इतनी सारी रनिंग किया हूं, मगर मैं कभी रेसिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड कभी नहीं आया। हाँ, फर्स्ट सेकंड हमेशा मैं लास्ट से आता था, पता नहीं मेरी रनिंग की स्पीड काफी स्लो है। तो रनिंग में हमेशा लास्ट आया है, बट स्टिल जब जब मौका मिलता है मैं रनिंग करता हूं। तो आपके हिसाब से मैंने क्या करना चाहिए? रनिंग क्विट करना चाहिए क्योंकि मैं कभी जीतता नहीं हूं, या मैंने कंटिन्यू रखना चाहिए? व्हाट इज द रीजन कि मैं अभी भी रनिंग करता हूं जब जब मौका मिले? क्यों मैंने रनिंग करते रहना चाहिए, डिस्पाइट कि मैं रनिंग में कभी जीतने वाला नहीं हूं, मुझे पता है। तो मैंने रनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपके हिसाब से बताइए। यस, तो बहुत लोग यस कह रहे हैं। द मेजर रीजन इज, मैंने रनिंग करनी चाहिए ना कि जीतने के लिए, बट टू कीप माई बॉडी फिट। रनिंग से ना मेरा बॉडी फिट रहता है, राइट? तो रनिंग एक बेसिकली मेरे फिजिकल फिटनेस का राज है। एक्सरसाइज मतलब, मैं मेरी साइज मत देखो, बट यस। तो बट देन अगेन, वैसे ही मैथमेटिक्स इज द रीजन फॉर एक्सरसाइज ऑफ योर ब्रेन। मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए?
बेसिकली वो आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए बना था। इनिशियली जब मैथ्स डिस्कवर हुआ था, इट वाज बेसिकली फॉर एक्सरसाइज ऑफ योर ब्रेन। तो मैथ्स में आप अच्छा स्कोर करो या मत करो, दैट इज वन थिंग, मतलब मैं उस पर अभी कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट द थिंग इज मैथ्स आपके ब्रेन की पावर बढ़ाने में हेल्प करेगा काफी सारी। इससे क्या होगा, आप लोग बेसिकली फिट रहोगे तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। आपका पढ़ाई में एक जनरली ऑब्जर्व किया हूं मैंने कि जो लोग का मैथ्स बैकग्राउंड होता है, देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने मैथ्स करना ही चाहिए। अगर आज आप मेरे सामने बैठे होते कोर मैथ्स के लिए, तो मैं आपको बोलता था कि आप में से 70% बच्चों ने कोर मैथ्स लेना चाहिए, 30% बच्चों ने नहीं लेना चाहिए। बट इट इज अप्लाइड मैथ्स, इसलिए शायद मैं आपको उसके एंगल से बता रहा हूँ। अप्लाइड मैथ्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, है ना, बस मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बताने में। तो पहले क्या था, सीए फाउंडेशन में भी मैथ्स है थोड़ा बहुत। सीए फाउंडेशन का पूरा मैथ्स अभी सीबीएसई के अप्लाइड मैथ्स में कवर हो चुका है। सीए इंटरमीडिएट के भी 2 चैप्टर यहाँ पे कवर हो चुके हैं, और सीए फाइनल के भी कुछ 2-3 चैप्टर्स हैं जो आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में अभी सीबीएसई में आ चुके हैं। प्लस आप जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, बैंकिंग में आपको रीजनिंग पूछते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, और थोड़ा बहुत बेसिक्स पूछते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का। तो देखो, अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें से ये अलजेब्रा, रीजनिंग, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे चैप्टर्स, और नंबर्स का ये आधा चैप्टर, ये सब आपको सीए फाउंडेशन में कवर्ड है। सीए फाउंडेशन में ये चैप्टर आपको सीए इंटरमीडिएट में भी कवर्ड है और सीए फाइनल में भी कवर्ड है। तो आपको आधा उन्होंने 11th में दिया है और आधा सेम टॉपिक आपको 12th में दिया है। प्लस मैंने सीएमए की 3 एग्जाम्स दिया, तो ये सारे चैप्टर्स सीएमए फाउंडेशन में थे। प्लस ये 3 चैप्टर्स सीएमए के इंटरमीडिएट में थे। कौन से 3? नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 7, सीएमए इंटरमीडिएट। और ये सीएमए के फाइनल में चैप्टर अगेन था। दिस इज द बेस्ट चैप्टर जो आपने पढ़ना चाहिए, एंड इसका वेटेज भी 18 मार्क्स वगैरह का है। उसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा कि क्या होता है रिटायरमेंट प्लानिंग, कैसे लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो सब इसमें दिया हुआ है आपको। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, सब कुछ आधा 11th में एंड आधा 12th में, बोथ द थिंग्स। तो मैं ना सीए बना था, तो मैंने आपको बताया जैसे मैं हर बार अपने थोड़े से मार्क्स से मैंने अपना रैंक मिस किया। क्या हुआ था, तो नो रैंक तो ना जॉब में थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा ही एकदम, थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है 10-15 दिन की। तो आपको ना जाके 2-3 कंपनी में अप्लाई करना होता है। जॉब तो बहुत ईजी होता है सीए के लिए, बट मैं बस आपको सीए का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई हैव डन सीए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सबने सीए करना चाहिए, बट मुझे पता है आप में से 80% बच्चे सीए करना चाहेंगे, कुछ क्लैट में जाएंगे, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना चाहते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स परस्यू करेंगे, कुछ सीधा सीएफए करेंगे एंड सो ऑन, कुछ लॉ करने वाले हैं। बट मैं एग्जाम्पल अपनी स्टोरी का दे रहा हूँ। तो ना कैंपस इंटरव्यू हुआ था, मैं मुंबई में कैंपस दिया था। जनरली ना अपने पास ऑप्शन होता है कि आपको कैंपस कहाँ पे देना है। तो आई वेंट टू मुंबई फॉर अपियरिंग इन द कैंपस। तो वहां पे करीबन उस टाइम पे 2000 बच्चों ने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था। तो ना वहां पे सबसे पहले एक कंपनी आई थी एल&टी करके। तो एल&टी ने रिटन टेस्ट दिया था, क्योंकि 2000 बच्चे इंटरव्यू कितने लोगों का लेंगे, तो उसने रिटन टेस्ट दिया। रिटन टेस्ट में जो टॉप के 100 बच्चे थे, सिर्फ उनका इंटरव्यू दिया उसने। एंड आई वॉजंट दी ऑल इंडिया टॉपर। ऑल इंडिया 50 रैंक्स थे, 50 लोग थे मेरे ऊपर, ऑल इंडिया के करीबन 50-60 लोग ने मुझसे ज्यादा स्कोर किया था पूरे इंडिया लेवल पे। उस टाइम पे मैंने एग्जाम दिया एंड आई वाज सेकंड, पूरे जितने भी 2000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, सेकंड इन दैट रिटन टेस्ट। क्योंकि रिटन टेस्ट में पूछा क्या था, उन्होंने पूछा था इंग्लिश और उन्होंने पूछा था मैथमेटिक्स। जनरली हर इंटरव्यू में 99% केसेस में मैथमेटिक्स पूछा जाता है। द रीजन इज जो एमबीए वगैरह के बंदे होते हैं उनका मैथ्स बैकग्राउंड होता है, और पूछने के लिए या तो वो इंग्लिश में बात करेंगे और साथ में पूछेंगे क्या, मैथ्स पूछेंगे। वो आपसे कॉमर्स पूछ नहीं सकते, उनको अच्छे से आता नहीं, और वो साइंस पूछ नहीं सकते क्योंकि साइंस वाले आप हो नहीं। तो एक ही ब्रिज होता है दोनों के बीच में, वो होता है मैथमेटिक्स। तो अपार्ट फ्रॉम आपके ब्रेन का एक्सरसाइज, आपका एफिशिएंसी बढ़ाना, इसके अलावा मैथमेटिक्स आपको हेल्प करेगा आपके इंटरव्यूज के टाइम। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, दुनिया की कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, 2 ही चीजें पूछेंगे, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। एंड स्पेशली कॉमर्स में अब तक जो पूछते थे, सीबीएसई का लैक्यूना लगता था मुझे कि कुछ चैप्टर्स नहीं थे, स्पेशली ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो 7वें नंबर का चैप्टर दिख रहा है, या फिर आपका नंबर्स क्वांटिफिकेशन, वो सब नहीं था। मगर आई एम वेरी हैप्पी कि अभी इस साल से वो आ चुका है। तो किसी ने पूछा था कि टेक्स्ट बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स एंड कोर मैथ्स, यस बेटा, दोनों की टेक्स्ट बुक भी अलग अलग आएंगी। अप्लाइड मैथ, सॉरी, कोर मैथ्स तो वो है जो अब तक के चल रहा था पिछले कुछ सदियों से। एंड अप्लाइड मैथ्स प्योरली इस बार पहली बार आया है। पहले पार्ट सी में मेरे टाइम पे था थोड़ा बहुत, बट देन आई वाज साइंस स्टूडेंट। मगर इस बार प्योरली अप्लाइड मैथ्स आया है। टेक्स्ट बुक्स अभी आने की, सिर्फ सिलेबस आया है। तो आपके सामने जो है ना, ये सब सिलेबस है, मैं आपको सबका एग्जांपल दूंगा क्या है क्या नहीं है।
तो अभी सिर्फ सिलेबस आया है, कुछ 15-20 दिन में टेक्स्ट बुक्स आ जाएगी या 1 महीने में, बट मीनवाइल हमारे पास सारे चैप्टर्स के लिए क्वेश्चन है, हमें कोई घबराने की बात नहीं है। एंड कुछ 2-3 चैप्टर्स है जो कोर और अप्लाइड दोनों में दिए हुए हैं, तो यू अगेन नीड नॉट वरी अबाउट इट। आपको मीनवाइल कोई भी क्वेश्चन है आप कभी पूछ सकते हो, आई एम गोइंग टू आंसर इट। तो यस, होता क्या है, आप में से कोई ऐसा है, आप में से कितने लोग सीए करना चाहते हैं, वैसे मैं जान सकता हूं कितने लोग सीए बैकग्राउंड सीए करना चाहते हो, इसलिए आप सीबीएसई कॉमर्स में आए हो? सर अच्छा, ओके, आप लोग चैट में भी लिख सकते हो। ओके, एंड आप जो जो करना चाहते हो एक बार चैट में लिख दो। आप मतलब आगे क्या क्या करना चाहते हो, तो मैं वो एंगल से आपको गाइड कर पाऊंगा हमेशा। आप एसएमएस में लिख दो आप क्या करना चाहते हो, सीए, सीएस, जो भी आपका होगा, या इकोनॉमिक्स, लॉ, जो भी होगा आपका। मीटू आ रहा है एकदम। यस, ओके, बहुत सारे लोग सीए वाले हैं, बट जो सीए वाले नहीं है आप भी डरना मत किया कहाँ आ गए, आप सीबीएसई में हो, इट इज ओके, इट्स वेरी नाइस एंड गुड है कि आप सब पार्टिसिपेट कर रहे। बहुत टाइम बाद आपको भी मौका मिला होगा कुछ किसी से बात करने का, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। यस, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। सर ने आपको अकाउंटेंसी बताया, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताई होगी ना। आप बोल सकते हो कि जो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के समान है, बस थोड़ा और डीप में, रिसर्च बेस्ड। तो मैं आपको कुछ अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा, कुछ जो मैंने खुद अप्लाई किया यूजिंग मैथमेटिक्स डिस्पाइट बीइंग सीए, एंड कुछ एग्जांपल जो मेरे सीनियर्स, मेरे जो प्रिंसिपल वगैरह थे सीए के, इसमें उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझे बताया हुआ है, कुछ उनकी स्टोरीज और कुछ मेरी स्टोरीज। तो यस, आप में से बहुत सारे लोग सीए वाले हैं एंड आप लोग सीबीएसई कॉमर्स में आए, इट इज वेरी गुड। तो यस, कमिंग बैक, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक बार सिलेबस देख लेते हैं हम लोग 11 का क्या क्या है, और फिर मैं एग्जांपल से कंटिन्यू करता हूं। देखो ये नंबर्स में एक कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा नया है इस बार, प्राइम नंबर वगैरह आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ये बहुत ज्यादा नहीं है, सबके ऊपर 2-2, 3-3 पेज आने वाले हैं, बस बहुत ज्यादा नहीं होगी इसकी एक्सरसाइजेस, काफी कम दिया होगा। एंड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये है नंबर क्वांटिफिकेशन, इंडाइसेस, लॉग, एंटी लॉग, ये तो आपको 8th और 9th में होगा कभी ना कभी। सीबीएसई 8 में कवर था, इंडाइसेस, लॉग शायद नहीं था, स्टेट बोर्ड में दोनों था, एंड सीए फाउंडेशन में भी है ये चीज। एंड उसकी एप्लीकेशंस, लॉग बेसिकली इन्वेंट हुआ था उस जमाने में जब कैलकुलेटर नहीं था, तो लॉग आपको हेल्प करता है विदाउट कैलकुलेटर कोई भी दुनिया का कैलकुलेशन करने में। एंड आपको 11-12 सीबीएसई में बड़े बड़े कैलकुलेशंस के लिए लॉग हेल्प करेगा, बिकॉज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन 11th एंड 12th, मगर सीए के सभी एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो सीए में भी हमारा थोड़ा ट्रिक चेंज हो जाता है, हाउ टू यूज कैलकुलेटर्स। तो मैं आपको दोनों से पढ़ाऊंगा ताकि अपना सीए का एंगल भी कवर हो जाए, या आगे बिजनेस का एंगल, या आगे प्रैक्टिकल लाइफ, है ना। सेकंड, ये सेट्स, ये पहले भी था कोर मैथ्स में, ये अभी भी है, बस इसमें जो 20% ट्रिग्नोमेट्री वाले थे वो अभी हट जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कोर्स में नहीं है, तो जो जो चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री आता था वो हट जाएगा। एंड शायद आप में से बहुत लोगों ने 10th में भी स्टैंडर्ड मैथ्स में सेट्स पढ़ा होगा। तो देखो बेसिकली 2 चैप्टर तो अपने हो भी गए, 9 और 10 मार्क्स के मिल गए, 19 मार्क्स। अब मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या आता है, अच्छा एक मिनट, अलजेब्रा थोड़ा सा बचा है नीचे, और भी था पीछे, ये सीक्वेंस सीरीज है, अगेन सीए फाउंडेशन में भी कवर्ड है, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कुछ सेकंड्स में, सीक्वेंस सीरीज, या शायद स्क्रीन पे नहीं आया ना, एक सेकंड में वापस ला दूं। सीक्वेंस सीरीज है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो ये सारी चीजें जो आपको सीए फाउंडेशन में भी है, तो आपका पूरा सीए फाउंडेशन का मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स 90% यहाँ पे कवर हो चुका है अप्लाइड मैथमेटिक्स में, है ना। तो दिस इज ऑल्सो देयर, प्लस आता है आपका, मैंने अपनी स्क्रीन एक बार हटा देता हूं ताकि पता चले कि वो क्यों अटक गया है। यस, तो एक सेकेंड, कभी कभी नेट के इश्यूज हो जाते हैं। यस, एक है लॉजिकल रीजनिंग, तो सीए फाउंडेशन में शायद पवन सर ने बताया होगा 40 मार्क्स का मैथ्स होता है, 20 का लॉजिकल रीजनिंग एंड 40 का स्टैटिस्टिक्स। तो जो आपका 40 मार्क्स 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है उसमें भी ये चैप्टर्स है, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म। तो ये सब चैप्टर्स जो यूनिट 3 के लास्ट लाइन में देखो आपको दिख रहे होंगे, ये सब चैप्टर्स अगेन आप पढ़ने वाले हो यही पे अप्लाइड मैथमेटिक्स में, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट वेरी मच। लॉजिकल रीजनिंग मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो देखता हूँ कौन आंसर देगा, किस टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछा आपसे कि पहले एस आता है, बाद में एम आता है, बाद में टी आता है, गेस करो अगला क्या आएगा, कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ लिख के बताना उसका सिर्फ इनिशियल,
मैं देखना चाहता हूं कि कौन गेस करेगा। SMT, तो नेक्स्ट अक्षर क्या आना चाहिए? ये क्वेश्चंस इजी होते हैं मगर जल्दी नहीं बनते, नीड सब प्रैक्टिस। मगर जब पता चलेगा तो आप सबको लगेगा कि हाँ यार मुझे तो ये आता था, हाँ यार मुझे तो ये आता था। अगर किसी किसी का एन आ रहा है तो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसमें इसमें एक W जोड़ देता हूं। अब अगला वाला गेस करो, अगला वाला गेस करो। यस, किसी का भी नहीं आया अभी तक के। टी। यस, टी बहुत सही था, वेरी नाइस बात। बट बोलना मत कि क्यों, बाकी लोगों को गेस करने दो, देखते हैं वो लोग भी कर पाते हैं क्या। वेरी Yes, इजी, sir. ये सब आप जानते हैं बेटा। आप रोज देखते होंगे, ये सब चीजें रोज देखने में आती होगी, मगर आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा। सोचो आपने कहाँ देखा होगा ऐसा, एस आया होगा, एम आया होगा, टी आया होगा, डब्ल्यू आया होगा। मैं कह रहा हूँ रोज देखोगे, रोज रोज मतलब डेली, हर दिन, कोई भी दिन हो, हफ्ते में हर दिन आप ये देखने वाले हो। क्या होगा अगला अक्षर बताइए? टी। यस, टी इज द राइट आंसर। दर्श का भी सही आया, वेरी नाइस। कुछ लोगों को अभी धीरे धीरे क्लिक होगा कि हम रोज क्या देखते हैं। वैसे आज सर ने बताया होगा, आज थर्सडे है, आपका 5 डेज अभी क्लास होने वाला है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। एंड आपका सैटरडे संडे, सॉरी सैटरडे संडे आपकी क्लासेस नहीं होगी इनिशियली, बाद में नीड के हिसाब से देखा जाएगा। शायद पवन सर ने आपको बता दिया होगा, राइट? यस। एक्चुअली ना मैं कभी बकवास नहीं करता हूँ, मैं हर चीज में हिंट देता हूँ बस, तो अगर आप पकड़ पाओ तो बहुत अच्छा। यस, बहुत लोगों का सही आंसर आ गया, वेरी नाइस। इतने सारे आंसर्स आ गए कि एकदम स्क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे। तो राइट आंसर वाज टी, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। उसके बाद एफ आएगा फ्राइडे और फिर सैटरडे एस। तो राइट, अगर ये जम गया, अगर ये जम गया तो एक आपके लिए होमवर्क, ये बताना क्या होगा इसका 5वां अक्षर क्या होगा। मैंने एक और लिखा हो नीचे, बट शायद वो अभी तक क्या आया नहीं, आई डोंट नो व्हाई। यस, वेरी नाइस। तो एक आपके लिए होमवर्क कल करके आना, O, T, T, F, क्या आएगा वो आपको बताना है। बट ये ब्लू वाला आप कल बताइएगा मुझे, आज नहीं। आज अपन आगे बढ़ते हैं। अभी कैलकुलस है, कैलकुलस जिसे शॉर्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहते हैं। ये पहले भी था कोर में, मगर इसमें 60% ना ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड था, 40% नॉन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, और नॉन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड वाला आपको सीए फाउंडेशन में भी था, वो अभी भी है मतलब। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री हट गया तो ये भी छोटा बहुत काफी रिड्यूस हो गया, इसलिए इसका इन्होंने वेटेज भी काफी कम कर दिया। अदरवाइज कोर मैथ्स में इसका वेटेज डबल है जो यहाँ पे है आपको उससे। प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा। प्रोबेबिलिटी बेस्ड आपने मूवीज देखी होंगी, इवेंट सुने होंगे, है ना। मैंने प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ में एक बार अप्लाई किया हूँ। हम लोग ना, पवन सर, मैं और हम कुछ लोग गोवा गए थे, गोवा में कसिनो में गए थे। तो आपने सुना होगा कसिनो क्या होता है। हम बस एक्सपीरियंस के लिए एक बार कसिनो गए थे, वहां पे बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो ना वहां पे करीबन एंट्री टिकट था 2500 रुपए का, एंट्री टिकट था 2500 रुपए का। एंड बस मैं जो लिख रहा हूँ ना वो काफी स्लो आ रहा है स्क्रीन पे, बस ये दिक्कत है। एंट्री टिकट था 2500 रुपए का, जिसमें से करीबन हम उन्होंने हमको 500 इंटू 3 यानी 1500 के कूपन दिए थे, कॉइन्स जिसे कहते हैं। 500 के 3 कॉइन्स, 500 के नीचे का कोई कॉइन नहीं था। तो आप जो भी गेम खेलना चाहते हो आप 3 गेम खेल सकते थे, 500 रुपए वाले 3 गेम्स। जीतोगे तो आपको पैसा वापस मिलेगा, और आपको खेलना कंपलसरी था उसी 2500 रुपए में 3 गेम्स। खेलना इसीलिए कंपलसरी था क्योंकि उन्होंने 2500 अपने एंट्री टिकट भर दिया, आप नहीं तो 1500 की कूपन लेके रिडीम कर लोगे, मतलब आप कूपन वापस कर दोगे और बोलोगे कि 1500 दे दो, यानी 1000 रुपए में आपका बढ़िया खाना पीना हो गया। तो इसलिए वो 1500 का आपको गेम खेलना कंपलसरी था। हारोगे तो पैसे गए, जीतोगे तो उतने लेके जा सकते हो। तो मैं पूरा कसिनो घुमा, मैंने सब जगह सिर्फ हर गेम की प्रोबेबिलिटी निकाली जीतने की। तो हर जगह जीतने की प्रोबेबिलिटी वाज लाइक 0.25, 0.30 कहीं पे 0.40, बहुत इजी था निकालना। सिर्फ एक गेम था जिसमें प्रोबेबिलिटी 0.50 थी, 0.50 प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक गेम में थी, बाकी सब जगह उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम थी। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वो गेम खेला, और 3 में से मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 1.5 बार जीतना चाहिए था, 1.5 बार मैं 2 कॉइन जीता, यानी मुझे 1000 रुपए वापस मिले, 500 गए, बट आई वाज हैप्पी कि मुझे 1000 वापस मिले। और फिर हम जितने भी फ्रेंड्स हैं सबने सिर्फ वो गेम खेला, 1-2 लोगों को छोड़ के, सबने 1 या 2 कॉइन रिकवर किया 3 में से, तो उतना उनका सेविंग हो गया। क्योंकि कसिनो में तो आप जितने पैसे ले जाओ उतने डूब जाते हैं। तो ये भी हर जगह कहीं ना कहीं काम आता। मैंने तो आपको एकदम सिंपल एग्जांपल दिया, मगर
दिस इज वेरी नाइस जो आप आगे पढ़ने वाले हो। एंड आगे आप अगर हायर स्टडीज में जाना चाहते हो अदर देन सीए, तो ये बहुत काम आएगा। ये सीए फाउंडेशन में पवन सर पढ़ाते हैं, सीबीएसई में मैं खुद पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक्स, तो हेल्प्स अ लॉट। आगे आप जो भी हायर कोर्सेज करना चाहते हो सीए के अलावा उसमें, प्लस ये सीए फाउंडेशन में भी है, ये सब एवरीथिंग इज देयर इन सीए फाउंडेशन, तो वहां भी हेल्प करेगा। तो या तो आप सीए कर रहे हो या तो आप कोई और कोर्स कर रहे हो, यानी आना तो इसने हर जगह है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये पैराबोला। स्ट्रेट लाइन आपने सुना होगा, सर्कल्स आपने सुना होगा, पैराबोला नया है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। पैराबोलिक इक्वेशन आपने देखे होंगे कभी कभी, बट खैर अभी इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा शॉर्ट में, इजी पार्ट। एंड ट्रिग्नोमेट्री हट गया तो ये भी आधा हो गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जीवन बदलने वाला बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इनफैक्ट पवन सर ने आपको एक बुक बताई ना, रिच डैड पुअर डैड, मैं भी सबको कहता हूँ बुक खरीदने के लिए। दैट बुक इज ऑन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, है ना। और आपके सब्जेक्ट का नाम अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जिसमें मोर देन हाफ पोर्शन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। तो इवन दैट रिच डैड पुअर डैड इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इट सेज कि फाइनेंशियल एजुकेशन लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक के हमने जो स्कूल में एजुकेशन दिया वो था टेक्निकल एजुकेशन, मगर नाउ विल बी एबल टू टेक फाइनेंशियल एजुकेशन। तो क्या आता है, इंटरेस्ट आपने सुना होगा, बैंक में पैसे जमा किया, क्या इंटरेस्ट मिलेगा, कितना पैसा वापस मिलेगा, है ना। कुछ एप्लीकेशंस, मैंने बैंक से कुछ लोन खरीदा तो मैंने कितना, मेरा ईएमआई कितना आएगा, लोन का ईएमआई कितना आएगा, वो कैलकुलेशन हम यहाँ पे सीखेंगे। प्लस उसे कहते हैं ईएमआई को एन्युटी शॉर्ट में। प्लस मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ जो हमने अभी अभी यूज किया था सीए फाउंडेशन में, परसों की क्लास हुई थी हमारी, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आपको हेडिंग से समझ जाएगा। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का ओवरव्यू, ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग सीए फाउंडेशन बैच में। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा, प्लानिंग कैसे किया। देखो ये सबका रिटायरमेंट प्लानिंग था, ये सबका रिटायरमेंट प्लानिंग बनाया हमने। तो ये सब आपको फाइनेंशियल मैथ्स में है कि आपको अगर 65 पे रिटायर होना है, तो इस बीच रिटायरमेंट से डेथ तक की अगर आपको 1-1 करोड़ चाहिए हर साल का, तो आपने आज से कितना कितना सेविंग्स करना चाहिए। अगर जैसे ये मेरे लिए बनाया, क्योंकि मेरी एज 30 है, ये देखो नीचे आपकी एज तो 15 होंगी शायद, अभी 12th वालों को पढ़ा रहा था मैं, उनकी एज 17 थी, तो 17 से 50 उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि रिटायरमेंट से डेथ के बीच में उनको 1.5 करोड़ हर साल का मिले। तो द आंसर हियर वाज 3.5 लाख रुपए हर साल के सेव करो ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको 1.5 करोड़ हर साल मिले, अज्यूमिंग 12% रेट। तो रेट भी क्या अज्यूम करना, क्या नहीं करना, वो सब हम ऑनलाइन निकालते हुआ करते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का पार्ट। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ने वाले हो। फिर हमने कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी इवैल्यूएट किया था, हमने इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी खरीदना कौन सी नहीं खरीदना। तो दिस एवरीथिंग इज कवर्ड इन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का पोर्शन जो आपको आनी चाहिए। प्लस इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, वाटर सप्लाई बिल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल पता है आपको 3 फेजेस होते हैं, नागपुर में स्पेशली 3 फेज होते हैं एबीसी, जिसमें तीनों में रेट्स अलग अलग होते हैं। तो आपने कौन से टाइम में कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, इसका भी मैंने एप्लीकेशन किया था फैक्ट्री में। कभी अप्लाइड मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते जब ये चैप्टर आएगा आपको उनका एक्सेल का शीट बताऊंगा मैं। तो बेसिकली कौन से फेज में क्या बनाना ताकि आपका बिल कम से कम आए, तो ये भी हम लोग डिसाइड करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल का उतना इंटरप्रिटेशन था। फेज पीछे सब लिखा होता है, कौन से फेज में क्या टाइम में क्या रेट्स लगते हैं, तो उसका हर 6-8 घंटे के बाद ना रेट चेंज होते हैं। तो दिस इज द थिंग जो आपको प्रैक्टिकली अप्लाई होने वाली है। आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं, फ्यू मोर एग्जांपल्स अपार्ट फ्रॉम दिस। आप सब हो ना, सुन रहे हो? यस। चलो मुझे बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, एकदम एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। मेरे पास मान लो एक बड़ी सी लकड़ी है, मान लो मेरे पास एक बड़ी सी लकड़ी है 10 मीटर की, मेरे पास एक बड़ी सी 10 मीटर की लकड़ी है। अब मुझे उस 10 मीटर की लकड़ी के 10 टुकड़े करने हैं, मुझे 1 मीटर काटने में 1 मिनट लगता, तो मुझे 10 टुकड़े काटने में कितना टाइम लगेगा बताइए? 9 मिनट 9 मिनट 9 मिनट 9 मिनट 9 मिनट वेरी नाइस। सिर्फ 2-3 लोगों ने 10 बोला, बाकी सबने 9 बोला। 9 minutes. यस, 9 मिनट्स इज द परफेक्ट आंसर बेटा, वेरी नाइस। क्योंकि 1 मिनट के बाद 1 कट गया, 2 मिनट के बाद 2, 3 मिनट के बाद 3, 8 मिनट के बाद 8, 90 मिनट के बाद 9th वाला कट गया, और 9 कटने के बाद 10वां तो ऑटोमेटिक रह गया, है ना। तो सिंपल एग्जांपल था। तो बस ये बता रहा था कि मैथ्स की लेवल ऐसी है, कभी कभी हम लोग सिली मिस्टेक से आंसर गलत देते हैं, मगर पढ़ने के बाद समझ जाता है कि हाउ इजी इट इज। अभी तक के बीइंग कोर मैथ्स काफी टफ हुआ करता था, बट अप्लाइड मैथ्स इज नॉट वेरी टफ, इट इज कमर्शियल मैथ्स या प्रैक्टिकल मैथ्स। जो सीए में आप कॉस्टिंग पढ़ोगे,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, अकाउंटेंसी पढ़ोगे, उन सबके कुछ कुछ चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, सभी के कुछ कुछ चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दिस इज इट, ये है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स। आप कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना चाहोगे इस पे तो पूछ सकते हो, और फिर मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगा ये कहाँ पे अप्लाई किया गया है। यस, किसी का कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछिए, ऑडियो चैट जैसे भी पूछना चाहते हो। देखो क्या हुआ था, सीए बन जाओगे आप, है ना। सीए में अभी कैसा होता है, मोस्टली मैक्सिमम इंडिया में ना अभी जरूरत तो ऐसे 9-10 लाख सीएस की होनी चाहिए कंसीडरिंग फील्ड्स, मगर है इंडिया में सिर्फ 3 लाख सीएस, डिमांड काफी है। तो क्या होता है, डिमांड है, काम बहुत ज्यादा है, सीएस काफी कम है, तो हर सीए ऑलमोस्ट 99% सीएस ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटेंसी सब में चला गया है। वो लोग मतलब सीएस लोग जनरली प्रॉफिट एडिशन के ऊपर, यानी जिसे हम कहेंगे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के ऊपर काम नहीं कर पाते। आपने जब भी टर्म पढ़ा ना मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी मतलब वो अकाउंटिंग बाद में होगी, मगर मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग जो देनी है आपको, वो कैसे कैसे दोगे, इन सबके ऊपर आप थ्रू आउट सीए में एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ पढ़ने वाले हो। कुछ कुछ फॉर्मूले आपके फैक्ट्री में कैसे अप्लाई होंगे वो भी आप पढ़ने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये भी चैप्टर्स है अप्लाइड मैथ्स में, कि जैसे मेरे पास 4 ट्रक है और मुझे 4 डायरेक्शन में भेजना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मैंने कौन सा ट्रक कहाँ पे भेजना ताकि मेरा डीजल का कॉस्ट मिनिमम आए, तो इसके लिए भी एक मॉडल बना हुआ है। तो इसका एप्लीकेशन आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में लगाओगे, मगर तब जब ऑब्वियसली ऐसा क्लाइंट मिलेगा, आप उस चीज में प्रैक्टिस कर रहे होंगे या जॉब में होंगे, एंड प्लस आपने वो चीज पढ़ी होगी तब। मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देना चाहूंगा जो आपने सुने होंगे, क्या मुझे पता नहीं, जो सीए जिसने मैनेजमेंट में ये सब चीजें अच्छे से पढ़ा है वो अच्छे से डिसीजन दे पाता है। जैसे कि एक बार क्या हुआ था, अब ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये स्टोरी सीए भी सुनाता है, बोलता है कि ये स्टोरी सीए की है, एमबीए भी सुनाता है, कहता है कि ये स्टोरी एमबीए की है, मगर जहां तक मुझे उस सीए का पता है जिसने खुद ही अप्लाई किया था। तो एक बार ना कोलगेट के बारे में आपने सुना होगा स्टोरी, कोलगेट का क्या हुआ था, कुछ जब पतंजलि वगैरह आया है, इनफैक्ट पतंजलि तो अभी अभी आया, विच इज थ्रेट टू एवरी पेस्ट, मतलब कुछ 5-7 साल या 10 साल पहले, 20 साल पहले की बात है, 20-25 साल पहले, जब सिर्फ कोलगेट हुआ करता था, और उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए थे, पेप्सोडेंट, क्लोजअप और बहुत सारे पेस्ट, टूथपेस्ट। तो एक एक बंदा, वेदर इट बी सीए और वेदर इट बी मैनेजमेंट पर्सन, जिसने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए उस कंपनी को फोन किया, कहा कि मैं आपको एक एडवाइस दूंगा जिससे आपकी जो सेल है वो तुरंत डबल हो जाएंगी। मैं आपको सिंगल एडवाइस दूंगा, आपकी सेल तुरंत डबल हो जाएंगी। आपकी सेल बढ़ नहीं पा रही क्योंकि बाकी कंपटीटर्स आ चुके हैं, मगर मैं सिंगल एडवाइस विल हेल्प यू इन डबलिंग योर सेल्स। तो उन्होंने कहा कि बताओ एडवाइस, तो हम पैसे देंगे। बोले नहीं, पहले मेरे अकाउंट में आप 20 लाख रुपए का चेक ट्रांसफर कर दो, उसके बाद मैं आपको एडवाइस दूंगा। इट वाज 20 और 15, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर। तो उसने कहा कि पहले ट्रांसफर करो क्योंकि एडवाइस सुनने के बाद आप नहीं करोगे, एंड मैं गारंटी देता हूं अगर नहीं हुआ, सेल्स डबल नहीं हुआ, तो आपको मैं चेक भी वापस कर दूंगा। तो कंपनी ने पूरा रिटर्न में बॉन्ड वॉन्ड बनाया कि हम इसे ऐसा दे रहे हैं पैसा, और नहीं हुआ वो सेल्स डबल तो हम इससे वापस ले लेंगे ऐसा। तो बस हुआ ये कि पैसे आ गए, वो कंपनी के पास गया, उसने सिंगल एडवाइस दिया, पता है क्या, देखो मैं आपको यार डायग्राम बताता हूँ उस चीज का। ये कोलगेट का टूथपेस्ट होता है ऐसा, और यहाँ पे उसका नॉब होता है जहां से ना पेस्ट बाहर आता है, और ये आपका ब्रश होता है जिस ब्रश पे आप पेस्ट को लगाते हो। तो उसने क्या एडवाइस दिया, आपका जो टूथपेस्ट है उसका जो नॉब है, आप उस नॉब को इतना बड़ा कर दो ताकि जब भी कोई टूथपेस्ट पे लगाएगा, तो पहले वो 1 ml लगाते थे, तो अभी ऑटोमेटिकली 2 ml लगेगा, क्योंकि कोई भी कैसे लगाता है, ऐसा लाइन के ऊपर ऐसा खींचते हैं ना ब्रश के ऊपर पेस्ट को, तो पतला निकलता था। कोलगेट के पेस्ट का नॉब बढ़ गया तो अब वो मोटा निकलता है, पतले की जगह मोटा निकलता है। तो हो गया यहाँ पे लोगों का कंजम्पशन डबल, लोगों को पता ही नहीं चला, कंजम्पशन बढ़ गया, और सेल्स डबल नहीं हुई थी उस टाइम, कोलगेट की सेल्स डबल नहीं हुई थी, ट्रिपल हो गई थी। कोलगेट की सेल्स सिर्फ एक सिंगल एडवाइस से ट्रिपल हो गई थी। तो दिस इज द थिंग, ये सब आइडिया है बस। अब ये सिंपल सिंपल आइडियाज आपको तब आती है जब आप लोग बेसिकली कंटिन्यूसली ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हो, कंटिन्यूसली सोचते रहते हो। फॉर दैट यू नीड ह्यूज ब्रेन पावर, एंड वो ब्रेन पावर आपका डेवलप होता है मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ के, स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद सम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एंड ये दोनों चीजें आपको एक साथ देखने मिलेगी आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में, सीबीएसई के करिकुलम में, एंड ये आगे भी है आपको सीए में कहीं ना कहीं। आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं। आपने कभी हैंड वॉशेस देखे? अभी तो कोरोना में हैंड वॉश का पूरा पिक्चर चेंज हो गया, मगर उससे पहले आप जानते हो सबसे ज्यादा सेल किसके हैंड वॉश की थी? जानते हो सबसे ज्यादा सेल किसके हैंड वॉश की थी? किसी को पता है?
सबसे ज्यादा सेल किसका हैंड वॉश जाता था? Dettol, Dettol. यस, द परफेक्ट आंसर इज डेटॉल। मगर सबसे अच्छी कॉस्ट में सबसे अच्छी क्वालिटी थी लाइफ बॉय की। सबसे कम कॉस्ट में सबसे अच्छी क्वालिटी लाइफ बॉय की। डेटॉल थोड़ा महंगा था, मतलब ठीक है कॉस्ट कम भी थी, मगर डेटॉल सबसे ज्यादा बिकता है। मगर उसका रीजन पता है आपको क्या? मैं बताऊं आपको? ट्रस्ट फैक्टर। नहीं, मैं आपको बताता हूं। अगर 100 लोग लाइफ बॉय यूज करते हैं तो केवल 80 लोग डेटॉल यूज करते हैं, मगर डेटॉल की सेल लाइफ बॉय से ज्यादा है। 100 लोग लाइफ बॉय यूज करते हैं हैंड वॉश, 80 लोग डेटॉल। एक कंपैरेटिव फिगर बता दो, 20% कम लोग डेटॉल यूज करते हैं, फिर भी उसकी सेल 20-30% ज्यादा है लाइफ बॉय से। तो रीजन जानते हो? सिर्फ अकेला डेटॉल और लाइफ बॉय का आप हैंड वॉश में ना नॉब कंपेयर करके देखना, जहां से वो लिक्विड गिरता है। लाइफ बॉय में आप एक बूंद हैंड वॉश निकाल सकते हो, डेटॉल में आप एक बूंद निकालने जाओगे तो एक साथ इतना बड़ा फ्लूइड के समान क्वांटिटी आ जाएगा। डेटॉल ने क्या दिमाग लगाया, उसने नॉब बड़ा रखा, इस शेप का नॉब बनाया, इस शेप का नॉब, जिसमें से एक साथ कम से कम 3 ml 4 ml आपका हैंड वॉश गिरे। मगर लाइफ बॉय का इतना पतला नॉब है कि आप आधा ml भी निकाल सकते हो। कभी कभी होता है ना, मुझे सिर्फ एक उंगली धोनी है तो मैं लाइफ बॉय से धो सकता हूँ, मगर डेटॉल से पूरे हाथ धोने पड़ते हैं। तो ये एक बड़ा गैप है लाइफ बॉय और डेटॉल में। ये भी एक एग्जाम्पल है। आपको और एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने खुद अप्लाई किया हूँ। एक और एग्जाम्पल, आपने कभी, बेटा आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? यस सर। गुड देन। तो बोलोगे क्या सुन रहे हैं हम लोग? Yes, यस। क्या होता है, आपने पाइप्स देखे? बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, स्पेशली जो सीवेज पाइप्स होते हैं ना, ऐसे 2 बड़े बड़े पाइप्स होते हैं आपके सामने। अब पाइप तो जैसा सीवेज क्या हो गया, मान लो नागपुर से वर्धा के बीच में उन्होंने एक पाइपलाइन डाल दिया 75 किलोमीटर की, तो इतना बड़ा पाइप तो बनता नहीं होगा। पाइप तो छोटे छोटे बनते हैं 10-10 मीटर्स के। दोनों पाइप को जोड़ते कैसे? तो नहीं, जो पाइप होता है ना, इसका जो सामने का फेस होता है, मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ कैसा होता है। सामने का फेस ऐसा होता है और इसके अंदर में वो है पाइप, पानी इसके अंदर जाएगा, ऐसा स्क्रीन के अंदर समझो। तो इसमें ना थ्रेडिंग्स बनी होती है, आपने देखी होगी थ्रेडिंग्स, ऐसे थ्रेड होते हैं जो एक दूसरे से जाके चिपक जाते हैं। आपने स्क्रू नट के ऊपर भी देखा होगा, जब स्क्रू किसी चीज में फिट होता है तो उस पर थ्रेडिंग बनी होती है जिसके थ्रू वो कड़क हो जाता, मतलब टाइट हो जाता है। तो वैसे ये दोनों आपस में आके चिपकते हैं और ऐसा टाइट हो जाता है। तो जब थ्रेडिंग बनती है ना, थ्रेडिंग ये कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। मैंने जिस कंपनी में जॉब किया था वही की बात है। मुझे एक्चुअली स्क्रीन पे आना पड़ेगा आपको समझाने के लिए कि कैसे। तो ना अपने सामने इतना बड़ा पाइप होता है, अपने सामने एक बड़ा सा पाइप होता है, ठीक है। इस बड़े से पाइप में आपको अगर पाइप समान मेरा हाथ दिख रहा होगा तो बड़े से पाइप के सामने ना एक स्क्रू होता है, स्क्रू। और ये स्क्रू ऐसे लगा होता है और ये पाइप गोल गोल घूमता है। ये पाइप गोल गोल घूमता है और यहाँ पे खिल्ले से ये स्क्रू से छेद छेद यानी थ्रेडिंग बनती जाती है। आई होप आपको समझा थ्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है। जिस थ्रेडिंग से 2 पाइप आपस में फिट होते हैं वो थ्रेडिंग की बात करो, राउंड राउंड दिखते हैं वो लोग। तो ऐसे स्क्रू से वहां पे थ्रेडिंग बनती जाती है। एंड ये जो पाइप है, इट यूज्ड टू बी ऑफ 2000 kgs। स्क्रू जगह पे फिक्स होता है, 2000 किलो का पाइप आपका घूमता है। सोचो कितना पावर लगता होगा। हम लोगों ने मिलकर सिंपल एडवाइस दिया था कि आप इतना हैवी पाइप घुमाते हो, आपका इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इसकी जगह आप पाइप को जगह पे रखो, आप स्क्रू को घुमाओ, स्क्रू को घुमाओ। तो उनको आइडिया जमी, उन्होंने सिंपल आइडिया अप्लाई किया एंड लेट मी टेल यू, इस सिंपल आइडिया से उनका 1.5 लाख रुपए महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचा, वही कंपनी का। तो अगर आप ऐसे एडवाइस दे पाते हो तो ये डेफिनेटली आपकी वैल्यू उतनी होगी। और आप इसी तो कहते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सॉर्ट ऑफ। आप मैनेजमेंट को एडवाइस दे दो ताकि उनका कॉस्टिंग कम हो, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। यही तो असली काम होता है किसी भी MBA का बोलो या CA का बोलो, कि आप उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा के दो। तो यस, दिस इज द थिंग। ऐसे कुछ एग्जांपल्स बस आपको देना था कि जो रियल लाइफ में अप्लाई होने वाले हैं। अब USA वगैरह में क्या होता है कि जो भी पर्सन 18 के बाद ना पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर कर देते हैं कि आप खुद का देख लो। फिर जब पेरेंट्स की डेथ होती है तो उनका जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो बच्चे को इनहेरिट होता है। ऐसा वहां का रूल है, सभी को होता है, इनहेरिट होता है। तो मान लो किसी के पास उसके 10 करोड़ रुपए आ गए पापा के, अब वो क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट्स करेगा, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना, कैसे कैसे करना। तो इसकी जो एडवाइसेस है ये वहां पे वहां का CA या वहां का CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको देता है। तो वहां के CFA में जो सिलेबस वो पढ़ता है वो सिलेबस आपको अगेन यहाँ पे आ चुका है। वेदर इट बी CA में, अब तक मैं कहता था कि CA में है, बट आज से मैं ये भी कह पाऊंगा कि CBSE में भी है ना। स्टेट में था, CA में था, CBSE में नहीं था। एंड यस, इट इज बैक अगेन इन CBSE। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था कि आपके सामने ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स CA में आ चुका है।
एंड आई फील कि आप सभी ने ये कोर्स करना चाहिए अटेंड, अप्लाइड मैथमेटिक्स का, क्योंकि इट इज गोइंग टू हेल्प यू डेवलप योर ब्रेन, एंड अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज गोइंग टू हेल्प डेवलप योर मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि आप जो मैथमेटिकल स्किल्स लगा के कोई भी चीज को सोचोगे आप अच्छे से एडवाइसेस दे पाओगे। एंड अगेन इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन आपका सीए का फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल तीनों एग्जाम्स में। तो इफ यू आर गोइंग टू डू सीए, डेफिनेटली गो फॉर अप्लाइड मैथ्स। एंड इसमें मार्क्स की चिंता मत करना बेटा, ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसमें से सिर्फ एक चैप्टर है जो आपको टफ जाएगा, वो भी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हट चुका है तो उसमें बहुत डिफिकल्टी नहीं जाने वाली है आपको। रेस्ट एवरीथिंग लीव इट अपॉन मी, ये उतना टफ वाला है नहीं, कमर्शियल मैथ्स है। आपको अब तक के मैथ्स पसंद, कुछ लोग होंगे जिनको अब तक के मैथ्स पसंद नहीं रहा होगा, उसका मेजर रीजन होगा कि या वो कहीं काम नहीं आने वाला था। अब क्योंकि आपको पता है कि यार आपको ये प्रोबेबिलिटी काम आने वाला है, आपको इंटरेस्ट के ऊपर चैप्टर काम आने वाला है, तो आप क्यों नहीं पढ़ोगे ना वो चीज। तो मैं तो कहता हूँ ये इनफैक्ट डॉक्टर्स को भी जाना चाहिए, उन्होंने भी ये फाइनेंशियल मैथ्स वगैरह की इसके 2-3 चैप्टर्स पढ़ने चाहिए अप्लाइड मैथ्स वाले, बट देन वो मेरे हाथ में नहीं है। एंड यस, रीड दैट पुअर डैड बुक भी इसी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के ऊपर बनी हुई है, आप भी पढ़ को देखोगे तो आपको समझेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई होप यू ऑल विल आल्सो एंजॉय अप्लाइड मैथमेटिक्स। अभी आपका इसको लेके कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिए। देखो, अप्लाइड मैथमेटिक्स और कोर मैथमेटिक्स आपको 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं इस बार, यू कैन ऑप्ट फॉर बोथ, और तीसरा ऑप्शन है कि आप उसकी जगह फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करो। आपको 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं बीइंग इन कॉमर्स, वन विल बी कोर मैथ्स, वन विल बी अप्लाइड मैथ्स, एंड वन विल बी फिजिकल एजुकेशन, जिसमें जनरली कुछ भी नहीं होने वाला है, टाइम पास ऐसा। तो आई वुड रिकमेंड कि आपने अप्लाइड मैथ्स पढ़ना चाहिए। और आपको मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है तो आप सोचो कि आपको पढ़ना है कि नहीं, एक बार आप पर्सनली कॉल करो, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो। मैं जनरली फोन नहीं उठाता हूँ, लेक्चर्स के बीच में रहता हूँ दिन भर, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं जेन्युइनली आपकी हेल्प कर सकता हूँ ये पहचानने में कि आपने अप्लाइड मैथ्स करना चाहिए कि नहीं। कोर मैथ्स मुझे नहीं लगता किसी ने भी करना चाहिए, जिसको इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना है उसने भी अप्लाइड मैथ्स ही करना चाहिए, क्योंकि दोनों को आगे एट पार गिना जाएगा। ऑल्दो अभी गाइडलाइंस क्लैरिफाइड नहीं है, मगर क्योंकि आगे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के सारे कोर्सेज दिल्ली में अप्लाइड मैथ्स का ज्यादा सिलेबस है रेदर देन कोर मैथ्स, तो वो उसको भी एट पार गिनेंगे विद कोर मैथ्स। तो यस, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो रिगार्डिंग हमने मैथ्स देना चाहिए कि नहीं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं। अभी नहीं पूछ पाओगे तो बाद में फोन पे पूछ लेना, एक ही बात है। बट यस, आपको इस साल तो अभी बुक आई नहीं है तो हम लोग एनसीईआरटी को बेस बनाएंगे। जब भी नया सिलेबस लॉन्च होता है तो पूरी एग्जाम उसी बुक में से आती है, तो अभी 2 साल तक के एनसीईआरटी में से ही पूरा पेपर आएगा, तो हम उसको बेस बनाएंगे। और कुछ प्रैक्टिकल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स जो सीए में कवर्ड है ना, क्योंकि मैंने वो सब देखा हूँ सीए और सीएमए के एग्जाम्स में, वो मैं आपको एक्स्ट्रा में करवा दूंगा। अदरवाइज 12th में तो मैं खुद अपने पर्सनल नोट्स देता हूँ, मगर अभी सिलेबस ही आने का है तो नोट्स मैं नहीं दे पाऊंगा। बट ये स्टेट बोर्ड के नोट्स है जो हम फॉलो करेंगे, मीनवाइल सिलेबस नहीं आता है तब तक के। एंड एनसीईआरटी का जल्दी 15-20 दिन में सिलेबस आ जाएगा। और जैसा ने तो बताया होगा रोज के 2-2 लेक्चर्स आपके होंगे। एंड मैथ्स 3 दिन होगा हफ्ते में, अकाउंट्स भी 3 दिन होगा, 3 दिन इको 3 दिन बीएस, इस टाइप्स में कुछ तो भी। आई मीन 5 दिन होगी आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे इनिशियली, अभी कुछ महीनों तक के। और फिर जरूरत के हिसाब से हम लोग सब चेंज करेंगे। दिवाली तक के आपका मोटा मोटा सिलेबस निपट जाता है। मैथ्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाता है क्योंकि थोड़ा सिलेबस लेंदी होता है, मगर इस बार अप्लाइड मैथ से तो थोड़े कम टाइम में हो जाएगा। बेटा एसआई सीआई के भी चैप्टर है ना, वो जो इंटरेस्ट लिखा है वो एसआई और सीआई दोनों है उसमें, एंड अच्छे डीप में आएगा। एंड ये सारे जो फाइनेंशियल मैथ्स है ना, ये बिना पेन को टच किए आप सिर्फ कैलकुलेटर पे सब कुछ कैलकुलेट कर पाओगे, बिना पेन उठाए पूरा कैलकुलेटर के ऊपर, अभी भी और आगे सीए बनने के बाद भी, सीए बनते वक्त भी, हर वक्त। तो ये सब आप अभी से पढ़ लोगे। फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल आपको काफी इजी जाएगा। एमबीए एंट्रेंस, उसमें इसके काफी सारे चैप्टर्स आएंगे। बैंकिंग में काफी सारे चैप्टर्स आएंगे। इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस दोगे जहां भी जाके 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद भी एमएससी के लिए कुछ दोगे, आई मीन मास्टर्स के लिए, तो उसमें भी सब जगह ही आपको आने वाला है, तो छोड़ने वाली चीज तो नहीं है। एंड अगेन कोई रीजन ना भी हो आपके पास, आप घर पे अपने शॉप पे या बिजनेस में जाना चाहते हो तो भी आपने पढ़ना चाहिए। आपका मेंटल एबिलिटी बहुत बढ़ाएगा ये, एंड आपके ब्रेन का एक्सरसाइज तो अच्छे से करवा के देगा। तो ये था मेरी तरफ से। आपके कुछ क्वेश्चंस आए तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई भी डाउट हो आपको कि कैसा है सर, क्या है, बट इट इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू। जैसे सीए आपके लिए नया रहेगा, ये भी आपके लिए नया रहने वाला है। यस, कोई कुछ बोल रहा था, ऋषि तुम शायद कुछ बोल रहे थे। बेटा ऐसा है कि सीए के लिए आपको मैथ्स की जरूरत ऐसा सच नहीं होती। आपका 11th 12th में कोई भी हो, आप कोर मैथ्स लो, अप्लाइड लो या मैथ्स लो ही मत,
तो भी आप सीए कर सकते हो। जैसे ना मेरा कोर मैथ्स था, है ना, किसी किसी का पहले स्टेट बोर्ड से जो आते हैं उनका अप्लाइड मैथ्स होता है, किसी किसी का मैथ्स ही नहीं होता, बट सीए में वो सब की जरूरत नहीं। मगर इसमें जो चैप्टर्स है ये पूरे सीए वाले चैप्टर्स है, मैं कह रहा हूँ सीए में जो कवर्ड है वो सब यहाँ पे है। तो इफ यू आर विलिंग टू डू सीए तो मेरे हिसाब से आपने डेफिनेटली 11th-12th में मैथ्स लेना चाहिए। इस बार मार्क्स की चिंता बिल्कुल मत करना, मार्क्स की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स है एंड बीइंग सीए अभी तो ये अपना ही डोमेन है, अपन इतना सब पढ़ चुके अप्लाइड मैथ्स। अब जनरली साइंस वाले अप्लाइड मैथ्स ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि साइंस वालों ने कभी पढ़ा नहीं है। हम तो इतने साल पढ़े, सीए में पढ़े, सीएमए में पढ़े, मैंने सीएफए का एक एग्जाम दिया उसमें पढ़ा हूँ, इतनी जगह पढ़ा हूँ, इनफैक्ट सीए फाउंडेशन में इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो अपन बढ़िया कर देंगे अप्लाइड मैथ्स। तो इट इज नॉट कंपल्सन कृष्णा, बट देन इट इज माई एडवाइस कि आपने करना चाहिए। अगर आप मेरे छोटे भाई बहन होते तो मैं आपको कंपल्सरी वो लेने कहता। तो इनफैक्ट मेरा एक छोटा भाई है वो सीए है, उसने भी मैथ्स दिया था, मैंने उसको ऑप्ट करवाया था कॉमर्स में। मेरा एक और भाई है हनी, जो एक भाई सीए वो लव है, एक भाई है हनी। हनी का तो सीए की फर्स्ट एग्जाम सीपीटी में, तब सीपीटी नाम हुआ करता था, उसका ऑल इंडिया रैंक 2 आया था। पवन सर का भी 2 था, हनी ने 200 में से 196 स्कोर किया था, ऑल इंडिया रैंक 2। उसने भी कॉमर्स में मैथ्स दिया था। एंड रक्षा मेरी सिस्टर, उसके 171 स्कोर था, 170 स्कोर था 200 में से, उसने भी कॉमर्स मैथ्स दिया था। एंड मैथ्स ने हमेशा हेल्प किया है। इनफैक्ट जितने भी नागपुर टॉपर्स होते हैं 10 में से 8, वेदर बी इट इन स्टेट बोर्ड और सीबीएसई, वो मैथ्स बैकग्राउंड वाले ही होंगे, क्योंकि मैथ्स में यू कैन एंश्योर कि आपके मार्क्स कैसे आए, हमें पता होता है क्या पेपर आएगा, एंड साथ साथ में नॉलेज भी देते हैं और बाद में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई भी कर देते हैं। सिर्फ वो डर को काबू करना होता है, बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, या तो बहुत बड़ी जीत है मैथ्स पढ़ने के बाद, बस वो डर को आपको काबू करना है। सीए में बेटा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, संकेत, इसमें भी काफी कुछ फैक्ट्री में मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन के ऊपर बोलूंगा शॉर्ट में, अगर तुम्हारी भाषा में समझाऊं तो फैक्ट्रीज में मैथमेटिक्स कैसे अप्लाई होता है उसके ऊपर है। तो आप ये भी कर सकते हो आगे सीए के साथ साथ 12th के बाद, अभी का कोर्स नहीं, ये सब 12th के बाद के कोर्सेस है। तो अब 50% कोर्सेस सिमिलर होते हैं, सीए, सीएमए, सीएस, तीनों में 50% सिलेबस लगभग सेम होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। सीए का एंगल ऑडिट और अकाउंटेंसी में बढ़ जाता है, सीएस का लीगल मैटर्स कॉर्पोरेट लॉ में बढ़ जाता है, और सीएमए का कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में बढ़ जाता है, ऐसा कुछ। ये जिन्होंने हैंड रेज किया है आप लोग डाउट पूछ सकते हो। 10 आपको कोई डाउट है बेटा बताइए, आप में से कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो बिल्कुल पूछ सकते हो बेटा, आज का दिन है, फिर तो हम सीधा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यस, किसी को कोई डाउट? मेरा भी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा, 2 दिन अकाउंट्स, एक दिन अकाउंट्स मैथ्स, एक दिन वो ऐसा कुछ तो भी करेंगे, मिक्स मैच। ओके, तो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विश कि आप सभी अप्लाइड मैथ्स में आओ एंड वी ऑल एंजॉय स्टडीइंग अप्लाइड मैथ्स, क्योंकि इट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई मुझसे पूछता है कि क्या करना, तो अब तक के मैं उन्हें कहता था कि भैया स्टेट बोर्ड में करो अगर आपको मैथ्स में डिफिकल्टी है तो, क्योंकि स्टेट बोर्ड का मैथ्स इजी है कंपेयर टू सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई में कोर मैथ्स था, मगर अब सीबीएसई में भी अप्लाइड मैथ्स आया है, विच इज नॉट इवन हाफ एज डिफिकल्ट एज कोर मैथ्स, मगर डबल एज इंपॉर्टेंट एज कोर मैथ्स। डिफिकल्टी लेवल कोर मैथ्स से कम हो गई एंड इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशंस होती है, यूटिलिटी, वो कोर मैथ्स से ज्यादातर बढ़ गई, डबल ट्रिपल हो गई। तो इतना बड़ा फायदा है एंड आपको ये फायदा मिला है फर्स्ट टाइम, तो आई होप यू विल मेक हैप्पी डिसीजंस एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको कुछ लगता है तो पूछिए, एंड बाकी लोग कैन एग्जिट, जिनको डाउट नहीं वो लोग एग्जिट कर सकते हैं, जो लोग मुझसे डाउट पूछना चाहते हैं दे कैन स्टे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। एंड अगर आप मैथ्स नहीं भी ऑप्ट करते हो तो भी आप मेरी 2-3 क्लासेस में आइएगा, मैं बेसिक्स के ऊपर आपको क्लासेस लूंगा, जो बेसिक्स आपका 7th, 8th, 6th और 9th में छूट गया था। पवन सर ने आपको बताया ना अकाउंटेंसी में बेसिक मैथ्स की जरूरत होती है, तो 2-3 दिन में आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपको अकाउंटेंसी में आपको उतनी हेल्प मिले। तो जो लोग मैथ्स नहीं भी ऑप्ट करेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम्ड इन माय मैथमेटिक्स का क्लास। अगले 1 हफ्ते के लिए जो 3 क्लासेस होगी, तीनों में हम लोग उसमें क्या कवर करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स, जो आपको अकाउंटेंसी में काम आएगा। तो नीड नॉट वरी अबाउट इट कि आपने मैथ्स तो ऑप्ट नहीं किया, फिर हम कैसे करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा बेटा ना। तो बेटा विच स्कूल इज बेस्ट फॉर सीबीएसई कॉमर्स इन नागपुर? भवन सिविल लाइंस है ना, भवन सिविल लाइंस है, बाकी और भी आजकल बहुत सारी अच्छी हो गई है, सेंटर पॉइंट है, नारायणा है, भवन वर्धमान, भवन साष्टी, बट मैं भवन सिविल लाइंस में पढ़ा तो मैं उसे बेस्ट बोलता हूँ, एंड वो 3-4 बार उसे एशिया का बेस्ट स्कूल बोला भी गया है। एंड वहां पे परसेंटेज चाहिए होते हैं, परसेंटेज के एक कट ऑफ आएगा, उतने परसेंट आते तो आपका एडमिशन हो जाता है।
एंड सबसे बड़ा फायदा भवन सिविल लाइंस का कि वो हमारे जो कैप्स का सेंटर है वहां से आधे किलोमीटर पे सिचुएटेड है, तो आप बढ़िया स्कूल से क्लास आना, आपका हॉस्टल भी वहीं पे रहेगा, अगर आप आउटसाइडर हो तो सब कुछ आपको आसपास मिल जाएगा। कुछ कुछ बहुत दूर है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो ना की जाए। यस, कट ऑफ करीबन एक्चुअली कट ऑफ करीबन 90% के आसपास जाएगा अगर आप नॉन भवनाइट हो तो, या 93% के आसपास नॉन भवनाइट के लिए। जो भवंस से भवंस में आना चाहता है उसके लिए 5% कम होते हैं। अगर 93 कट ऑफ निकला तो भवंस वाले को भवंस के लिए डायरेक्ट 88 का कट ऑफ होता है। तो अराउंड 90 से 93 के बीच में कुछ तो भी जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। एंड भवंस के हो तो 5% कम, ऐसा कुछ। हाँ बेटा, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए आपको चाहिए होते हैं 12th में परसेंटेज। आप कौन सा कोर्स करना चाहोगे उस पर डिपेंड करेगा। तो 12th के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। तो जैसे मेरे भाई बहन दोनों गए थे, एक जन बीकॉम ऑनर्स करने गया था, श्रीराम कॉलेज से पढ़ा है वो, और एक मेरी सिस्टर रेडी श्रीराम में पढ़ रही है, उसका फाइनल ईयर है अभी। बीकॉम नहीं किया उसने, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। एक ने बीकॉम ऑनर्स, एक ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो दोनों को 97% के आसपास थे, बेस्ट ऑफ 4 97.5 बनते हैं, उसके बेस पे एडमिशन हुआ था। तो वहां पे तकरीबन 97% के आसपास चाहिए होता है एडमिशन के लिए। एंड मैथ्स कंपलसरी होता है, बिना मैथ्स के आपको वहां पे एडमिशन नहीं है। तो अब तक तो अभी अप्लाइड मैथ्स क्योंकि न्यू आया है, इसके बारे में कुछ गाइडलाइन नहीं दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलेगा कि नहीं। मगर मैंने सिलेबस कंपेयर किया मेरे दोनों भाई बहन से, तो अप्लाइड मैथ्स इज मोर ऑफ द यूटिलिटी, यानी ये ज्यादा यूटिलिटी देगा कंपेयर टू कोर मैथ्स। तो इसलिए वो लोग कोर और अप्लाइड दोनों का एट पार गिनेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही ऑप्शन दिया है। ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया उन्होंने अभी, बट जल्दी कर देंगे। तो विद अप्लाइड मैथ्स आल्सो यू कैन अप्लाई इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। तो मेरे ख्याल से पवन सर ने पोल भेजा है बैकग्राउंड से। तो पवन सर क्रिएटेड अ पोल, एंजॉय टुडेज सेशंस, आप उसमें रिप्लाई कर सकते हो। नो भी लिखोगे तो बुरा नहीं लगेगा, चिंता मत करना। अभी तो हमें साल भर 2 साल पढ़ना है, 2 साल के बाद 4 साल और, तो हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे, दैट इज नॉट एन इशू। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी इशू, पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम है ना, कभी आपको लगता है पढ़ाई नहीं हो रही, मन नहीं लगा, यू कैन आस्क अस, वी विल डेफिनेटली बी एबल टू गाइड यू, है ना। कभी आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, आपसे जम नहीं रहा, आप याद नहीं रख पाते हो, है ना, कोई भी चीज में आपको हेल्प लगी, कोई भी पर्सनल इश्यूज हो या पढ़ाई के इश्यूज, तो जरूर पूछिएगा, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। यस, तो कोई और कुछ पूछना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम, एल्स वी एंड टुडेज सेशन हियर। पवन सर हो आप बैठे? हाँ सर बैठो अच्छा, तो आपने तो डिसाइड कर दिया होगा सुनने के बाद कि अप्लाइड मैथ्स करना चाहिए। हाँ सर, अप्लाइड मैथ्स करना चाहिए, नो डाउट। एंड दीस स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि आप लोग जल्दी डिसीजन ले लिए हो, यू आर नॉट वेटिंग फॉर योर स्टैंडर्ड 10th रिजल्ट्स। तो आप लोग तो बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, आई एम श्योर। सो वी वेलकम यू टू डीजी शर्मा कैप्स, एंड वी आर श्योर टुगेदर वी ऑल विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मैजिक। ओके, वंस अगेन वार्म वेलकम फ्रॉम माय साइड। अब मैं आप लोगों को सीधा मंडे को शाम को मिलूंगा 5 बजे। मैं पवन साड़ा बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। एंड नीरज सर, तो नीरज सर की भी क्लास आई थिंक नेक्स्ट वीक कब है? सर मंडे से ही रहेगी, मंडे। ओके ओके, ग्रेट। एंड सर आपका जो बेसिक मैथ्स है ना, थोड़ा बहुत मैं इनको रिवाइज करवा दूंगा नेक्स्ट वीक 2-3 लेक्चर्स में। तो जो लोग मैथ्स में नहीं भी रहते वो सब अटेंड कर देंगे अकाउंट्स के बाद मैथ्स। हाँ, तो आपका जो अकाउंट्स में अकाउंट्स के बेसिक लिए मैथ्स काम आने वाला है, हाँ मतलब अकाउंट्स में जो बेसिक मैथ्स काम आता है उसका इनका एक बार रिवीजन वगैरह हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू You can write in one